वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, अपथ्रस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स में। आज हम लोग इसकी बात करेंगे, व्हाट इज अपथ्रस्ट। शुरू करते हैं। देखिए बेटा, अगर हम थ्योरेटिकल बात करें तो अपथ्रस्ट वास्तव में क्या है, जैसे लिक्विड की एक खास प्रॉपर्टी, उसी का एक पार्ट है अपथ्रस्ट। देखिए, और वो लिक्विड की खास प्रॉपर्टी क्या है, लिक्विड जो है बेटा वो लेयर्स में एग्जिस्ट करता है। ये लिक्विड की प्रॉपर्टी, इवन गैसेस की भी यही प्रॉपर्टी अपथ्रस्ट गैसेस में भी पाया जाता है। तो लिक्विड की एक खास प्रॉपर्टी ये है कि वो लेयर्स में एग्जिस्ट करता है, एक के ऊपर एक, इस तरीके से लेयर्स होती हैं। अगर किसी बकेट में वाटर आपने ले रखा है तो उसको आप ऐसे समझिए कि जैसे आपने कई सारी वाटर की लेयर्स एक के ऊपर एक उस बकेट में ले रखी, और ये बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करता है जैसे ये क्लॉथ है मेरे हाथ में, तो ये इसको अगर मैं बिल्कुल इस तरीके से कहीं पे फिक्स कर पाऊँ तो ऐसे लेयर की तरह ये बिहेव करेगा। ठीक है। अब किसी बकेट ऑफ वाटर में आप कोई भी ऑब्जेक्ट जो है आपके पास हो, उस ऑब्जेक्ट को आप उस बकेट ऑफ वाटर में इमर्स करिए। मतलब इस तरीके से बकेट ऑफ वाटर में कोई भी ऑब्जेक्ट आप इस तरीके से इमर्स करिए। जब आप उसको उसमें सबमर्ज करेंगे बेटा, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि किसी कपड़े, जैसे कि किसी क्लॉथ को मैंने ऐसे बांध रखा है। अब इसमें मैं एक ऑब्जेक्ट को रख के और फोर्स लगाऊं, तो जिस तरीके का फोर्स मुझको अपवर्ड डायरेक्शन में, जिस तरीके का मुझको एक तरह से कह लो ऑपोजिट डायरेक्शन में अपोज करता हुआ फोर्स महसूस होगा, वही कहलाता है अपथ्रस्ट। वही है अपथ्रस्ट। तो क्लॉथ में ना, जैसे क्लॉथ को आप पकड़ लो, फिर उसके बाद इसके बीच में जब फोर्स लगाओ तो जो इलास्टिसिटी, जो फोर्स आपको अपवर्ड डायरेक्शन में रेजिस्ट करता हुआ, अपवर्ड डायरेक्शन में रेजिस्ट करता हुआ महसूस होता है बेटा, वही अपथ्रस्ट होता है वाटर में या किसी लिक्विड में। ठीक है। अब देखिए, ये अपथ्रस्ट वास्तव में है क्या। ये तो हम लोगों ने थ्योरेटिकल बात की कि चलो ठीक है अपथ्रस्ट होता क्या है। अगर हम इस तरीके से देखें कि किसी कंटेनर में हमने कोई एक लिक्विड ले रखा है और इस लिक्विड में हमने एक बॉडी, ये हमारी बॉडी रही, इसको हमने इसमें सबमर्ज कर दिया, तो होता क्या है बेटा, ये लिक्विड इस बॉडी के हर एक सरफेस पर परपेंडिकुलर फोर्स, या जिसको थ्रस्ट कहते हैं। ये जानते हो थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट का मतलब ये सरफेस है, ये कोई एक सरफेस है, ये फोर्स आपने लगाया, ये फोर्स आपने लगाया, ये फोर्स आपने लगाया, ये तीनों ही बेटा फोर्स है। लेकिन जो फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, जो फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, उसी को बेटा हम थ्रस्ट कहते हैं। इन दोनों को थ्रस्ट नहीं कहेंगे, फोर्स है लेकिन थ्रस्ट नहीं कहेंगे। जो फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर होगा उसको हम थ्रस्ट कहेंगे। तो जब हम किसी लिक्विड में कोई बॉडी इमर्स करते हैं तो वो लिक्विड उस बॉडी के हर सरफेस पर थ्रस्ट अप्लाई करता है, यानी हर सरफेस पे परपेंडिकुलर फोर्स, ऐसे, इधर ऐसे, इसी तरह से सामने की तरफ से, जैसे ये मैं पेन दिखा रहा हूं ऐसे, इसी तरह से पीछे की तरफ से भी इस बॉडी पर ऐसे, इसी तरह से ऊपर से भी एक थ्रस्ट ऐसे, और इसी तरह से नीचे से भी एक थ्रस्ट ऐसे। इस तरीके से चारों तरफ से इस बॉडी पर एक थ्रस्ट अप्लाई होगा। ठीक है। इस थ्रस्ट में खास बात ये होगी कि एक लेवल पर, सिमिलर लेवल पर, इक्विवेलेंट लेवल पर जितने थ्रस्ट होंगे जिनकी सरफेस से सेम डेप्थ है, सरफेस से सेम डेप्थ है, सेम डेप्थ पर है, वो सारे थ्रस्ट आपस में इक्वल होंगे,
और हो सकता है ऑपोजिट हो जाए। तो जब इक्वल और ऑपोजिट होंगे तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे बेटा। ये लेफ्ट तरफ वाला, ये राइट तरफ वाला, ये एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट, ये एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर दिए। इसी तरह से पीछे वाला और ये आगे वाला, ये एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर दिए। लेकिन सिर्फ ये ऊपर वाला और ये एक दूसरे को नलीफाई नहीं करते, क्योंकि ये आपस में इक्वल नहीं होते। क्यों? इसीलिए देखो मैंने इसको F1 और इसको F2 से दिखाया, दोनों को F से नहीं दिखाया मैंने। क्यों? क्योंकि इसकी सरफेस से हाइट ये है, से H1, और इसकी सरफेस से जो हाइट बोल रहा हूं, डेप्थ, इसकी सरफेस से जो डेप्थ है वो H1 है, और इसकी जो सरफेस से डेप्थ है वो H2 है। ठीक है बेटा, ये अलग अलग डेप्थ होने की वजह से ही ये आपस में इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है तो फिर ये एक दूसरे को नलीफाई नहीं करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब देखो इनका इफेक्ट क्या होगा। इनका इफेक्ट कुछ ऐसा होगा बेटा कि ये फोर्स जो यहां पे लग रहा है F1, इसकी वजह से प्रेशर लगा P1, और प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। बताओ हाँ या ना? अगर मैं यहां से फोर्स की वैल्यू निकालूं तो वो हो जाएगा P1A। इसी तरह से बेटा जो P1 है वो है प्रेशर इनसाइड लिक्विड, और इसके जस्ट पिछले चैप्टर में आपने पढ़ रखा है कि प्रेशर जो होता है किसी लिक्विड के अंदर वो वास्तव में H रो G होता है। ये आपने पढ़ा है, प्रेशर इनसाइड लिक्विड H रो G के इक्वल होता है। तो प्रेशर रख दिया मैंने H रो G। कितनी हाइट, कितनी डेप्थ पे है F1? H1 पे, तो H1 रख दिया यहाँ पे। यहाँ पे रो का मतलब क्या होता है? रो का मतलब डेंसिटी होती है बेटा उस लिक्विड की, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसमें कि इमर्स किया है आपने बॉडी को, लिक्विड की डेंसिटी। और जी का मतलब आप जानते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ए यहाँ पे वो एरिया है जिस पर कि ये प्रेशर अप्लाई हो रहा है। ए यहाँ पर वो एरिया है जिस पर कि ये प्रेशर अप्लाई हो रहा है बेटा। ठीक है, बात समझ आई? अब इस तरीके से देखें तो F2 भी हम निकाल सकते हैं। नीचे से जो थ्रस्ट लग रहा है वो भी अपना प्रेशर डेवलप कर रहा होगा, से P2, A से मल्टीप्लाई कर दिया तो फोर्स आ गया, और इसमें भी हम अगर P2 की जगह H2 रो G रख लें तो H2 रो G मल्टीप्लाइड बाई A, ये हमारा F2 हो जाएगा। तो रो दोनों में सेम है क्योंकि लिक्विड तो एक ही है ना, G भी दोनों में सेम है क्योंकि एक ही जगह पर है, तो G भी कांस्टेंट होगा। एरिया दोनों का मैंने सेम लिया है, देखो ये जितना ऊपर वाला एरिया उतना ही नीचे वाला एरिया, ये मैं मान के चल रहा हूँ। H1 और H2 सिर्फ अलग है, इसकी डेप्थ अलग है और इसकी डेप्थ अलग है। अब यहां से अगर आप देखें तो मुझे अब एक बात बताओ, ये एक बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी पर ये है तुम्हारी ये जो लिक्विड में इमर्स की बॉडी, इस बॉडी पर एक फोर्स इधर से लग रहा है और एक फोर्स इधर से लग रहा है, और दोनों ही इक्वल और ऑपोजिट हैं, दोनों ही इक्वल और ऑपोजिट हैं, तो इन दोनों का इफेक्ट नलीफाई नहीं हो जाएगा। ये बॉडी फिर कहाँ जाएगी? ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी, सेंटर में ही रहेगी। इसी तरह से एक फोर्स आगे से लग रहा है, एक फोर्स पीछे से लग रहा है, और दोनों इक्वल हैं और ऑपोजिट हैं, तो भी ये बॉडी कहाँ जाएगी बेटा? दोनों का इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा, ये बॉडी कहीं नहीं जाएगी। लेकिन एक फोर्स ऊपर से लग रहा है F1 और एक फोर्स नीचे से लग रहा है F2। अब ये दोनों जो फोर्सेस हैं बेटा ये आपस में इक्वल नहीं हैं। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि दोनों की डेप्थ अलग अलग है। अब मुझको बताओ बेटा, दोनों डेप्थ F1 H1 पे डिपेंड कर रहा है अपनी डेप्थ पे,
और कैसे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब H1 का वैल्यू जितना ज्यादा होगा ये फोर्स का वैल्यू भी उतना ज्यादा होगा, है कि नहीं? इसी तरह से F2 H2 पे डिपेंड कर रहा है तो H2 के वैल्यू पे F2 डिपेंड करेगा, है कि नहीं? अब मुझको जल्दी से बताओ H1 और H2 में बड़ा कौन? H2 बड़ा है कि नहीं? H2 की वैल्यू ज्यादा है कि नहीं? तो फिर अगर इनके फोर्सेस इनकी डेप्थ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे तो इसका मतलब फिर F2 भी तो F1 से बड़ा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि बाकी सारी क्वांटिटीज तो सेम है, बस H1 और H2 का ही डिफरेंस है और H2 अगर H1 से बड़ा है तो F2 भी F1 से बड़ा होगा। अब अगर ये दोनों फोर्सेस जो ऊपर से लग रहा है जो नीचे से लग रहा है उनमें से F2 बड़ा है तो फिर दोनों का रिजल्टेंट जो होगा, जो दोनों का फाइनल रिजल्टेंट होगा वो तो बड़े वाले में छोटा वाला माइनस करने पे आएगा ना, है कि नहीं? तो अब मैंने H2 रो जी ए F2 का वैल्यू में H1 रो जी ए F1 का वैल्यू माइनस कर दिया तो देखो रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा? रिजल्टेंट फोर्स आएगा रो जी ए कॉमन ले सकता हूं और H2 माइनस H1 को ब्रैकेट में कर सकता हूं, ठीक है? अब यहां से एक और बात देखो, अगर F2 बड़ा है F1 छोटा है तो रिजल्टेंट जो लगेगा, जो फाइनल वैल्यू, जो नेट फोर्स लगेगा वो तो अब बेटा ऊपर की ही तरफ लगेगा ना जब F2 बड़ा है। ऐसा समझो भाई, इस पर एक फोर्स ऊपर से लग रहा है सिर्फ 2 न्यूटन का और नीचे से लग रहा है 10 न्यूटन का, तो अब ये 2 न्यूटन के 10 न्यूटन को रोक पाएगा? ये 10 न्यूटन वाला ज्यादा है तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ रिजल्टेंट फोर्स लगाएगा, ऊपर की तरफ नेट फोर्स ज्यादा लगेगा, है कि नहीं? यही वो फोर्स है जो मैं इस क्लॉथ से तुमको दिखा रहा था कि लिक्विड अपने में जब कोई बॉडी इमर्स होती है उसमें तो उस पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ही कहलाता है अपथ्रस्ट, और वो अपथ्रस्ट किसकी वजह से आता है ये आपने यहाँ पर जाना, ठीक है? और इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। ये फोर्स, ये नेट फोर्स कितना हो सकता है बेटा? देखो H2 माइनस H1, इस A को मैं इसके बगल में लिखे ले रहा हूं और रो जी को पीछे लिख देता हूं, ठीक है? अब जरा गौर करो, यहाँ पर ये H2 और H1 का जो डिफरेंस है ये वास्तव में है क्या? इस बॉडी को देखो, एक दूसरे पेन से दिखाता हूं, इस बॉडी को देखिए, देखना ध्यान से, ये है H2 यहां तक, ठीक है? और ये है H1 यहां तक। अब अगर मैं H2 में H1 माइनस कर दूं, हटा दूं, तो मुझे बेटा यही तो मिलेगा, मुझे यही तो मिलेगा। और ये इस बॉडी की हाइट नहीं कही जा सकती है, ये इस बॉडी की हाइट कही जा सकती है कि नहीं? अब ये बॉडी की हाइट हो गई, ये बॉडी की हाइट हो गई h, और इस बॉडी का एरिया हो गया a। अब हम एरिया में जब हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमें वॉल्यूम नहीं मिल जाता है? बॉडी का वॉल्यूम नहीं मिल जाता है? अब देखिए यहाँ पे H2 में H1 जब माइनस करूंगा तो मुझे H मिल जाएगा, मैं उसकी जगह H रख सकता हूं, और H वास्तव में है क्या? हाइट ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड, इसकी जगह H रखा इंटू A इंटू रो जी, F का ये वैल्यू आ गया। और ये ध्यान रहे F क्या है यहाँ पे? F वो नेट फोर्स है, और वो नेट फोर्स ही क्या कहलाता है? वो नेट फोर्स ही अपथ्रस्ट कहलाता है, ठीक है? अब इसको ध्यान दो, तो हाइट इंटू एरिया को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। तो यहाँ पे मैं V रख सकता हूँ, रो रख सकता हूँ, G रख सकता हूँ, तो फोर्स का मेरा वैल्यू आ जाएगा
वी रो जी। बेटा अप थ्रस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वी रो जी, और इस अप थ्रस्ट को हम एफ बी से भी दिखा सकते हैं, इसको हम बायएंट फोर्स भी कहते हैं, बायएंट फोर्स भी कहते हैं। ध्यान रहे यहाँ पे V का मतलब क्या है, बॉडी का वॉल्यूम, जिस बॉडी को तुमने इमर्स किया है लिक्विड में उसका वॉल्यूम। यहाँ पे रो का मतलब क्या है, रो का मतलब डेंसिटी, किसकी डेंसिटी, जिस लिक्विड में इमर्स किया है उसकी डेंसिटी, और G का मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन नामों को बहुत अच्छे से याद रखना बेटा। V का मतलब किसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड, ये ध्यान रखना, सबमर्ज्ड, जब बॉडी को पूरी तरह से डुबो दिया तब का वॉल्यूम, ठीक है। रो का मतलब क्या है बेटा, रो का मतलब है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, उस लिक्विड की डेंसिटी जिसमें बॉडी सबमर्ज की गई है, बॉडी की डेंसिटी मत ले लेना, इसमें कंफ्यूज मत होना। और जी का मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आई बात बेटा। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन था बायएंट फोर्स का, अप थ्रस्ट का, और थ्योरेटिकल आपने पहले देखा। एनी डाउट, समझ में आई ना बात। अब जब आप ये जान गए कि आपका अप थ्रस्ट या बायएंट फोर्स एक फोर्स ही है, भले एक नेट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स है, लेकिन एक फोर्स ही है, तो अगर हम तुमसे कहें कि भाई यूनिट क्या होगा अप थ्रस्ट का, तो जो फोर्स का यूनिट होता है बस वही अप थ्रस्ट का यूनिट होगा, न्यूटन। इसका एसआई यूनिट वही न्यूटन होगा, सीजीएस यूनिट टाइम है कि नहीं, वो तुम जान रहे हो उस चीज को। जब आप ये समझ गए कि आपका अप थ्रस्ट या बायएंट फोर्स वास्तव में वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड, डेंसिटी और जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तीनों के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फिर आप ये भी समझ गए कि अगर आप वॉल्यूम को, बॉडी के वॉल्यूम को, सबमर्ज्ड पार्ट को इंक्रीज करेंगे तो आपका थ्रस्ट भी इंक्रीज होगा, है कि नहीं। बॉडी को जब लिक्विड में डुबोने जाते हो, जितना ज्यादा डुबोगे उसके अंदर उतना ज्यादा बायएंट फोर्स इंक्रीज होगा, उतना ज्यादा तुमको अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स महसूस होगा। इसी तरह से बेटा ये अप थ्रस्ट डेंसिटी ऑफ लिक्विड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना ज्यादा डेंसिटी होगी लिक्विड की उतना ज्यादा बायएंट फोर्स होगा। वाटर में अगर आप किसी बॉडी को सबमर्ज कर रहे हो तो बायएंट फोर्स कुछ लगेगा, लेकिन वाटर से कोई डेंस लिक्विड ले लिया, जैसे मरकरी ले लिया, तो उसमें और ज्यादा बायएंट फोर्स आपको महसूस होगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है। जितनी ज्यादा डेंसिटी उतना ज्यादा बायएंट फोर्स। और इसी तरह से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी वो डायरेक्टली डिपेंड करता है, मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो बायएंट फोर्स या थ्रस्ट भी इंक्रीज करेगा। ये तीन कहलाते हैं फैक्टर्स ऑन विच बायएंट फोर्स या अप थ्रस्ट डिपेंड्स। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वो फैक्टर्स बताइए जिन पे बायएंट फोर्स या अप थ्रस्ट डिपेंड करेगा, तो बस तुम्हें फॉर्मूला ध्यान रखना, उसी से ये तीन बातें तुम्हें वहां बताया नहीं है, ठीक है। समझ में आई बात। अब यहाँ पे एक चीज और समझो बेटा, ये बायएंट फोर्स अप्लाई कहाँ पर होता है उसको समझो। ये रहा एक कंटेनर और ये रहा एक लिक्विड, इसमें भर रखा है हम लोगों ने। अब ध्यान देना बेटा, मैंने इस कंटेनर में एक बॉडी को इस तरीके से पूरा का पूरा सबमर्ज कर दिया, तो जब मैं इस बॉडी को पूरा सबमर्ज करूंगा तो इसमें जो बायएंट फोर्स लगेगा, जो अप थ्रस्ट लगेगा, उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इस बॉडी का ठीक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, जिसको हम सेंटर ऑफ बायेंसी भी कहते हैं, बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक इसी पॉइंट पर बायएंट फोर्स एप्लीकेबल होगा, सेंटर ऑफ बायेंसी, जहां पर बायएंट फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है।
इसी तरह से अगर मैं बॉडी को पूरा ना सबमर्ज करूं, सिर्फ इतना सबमर्ज करूं, तो अब जो इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, मैं जी से लिख के दिखा रहा हूं यहां पे, तो जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बायनेंसी एक ही पॉइंट है, क्योंकि तुमने बॉडी को पूरा सबमर्ज कर दिया है, एक ही पॉइंट पे लग रहा है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे इस बॉडी का वेट लगता है, इस बॉडी का वेट लगता है, W इज इक्वल टू mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और उसी पर बायन फोर्स लग रहा है, सेंटर ऑफ बायनेंसी भी उसी पे है, एक ही पॉइंट पे दोनों पॉइंट ओवरलैप कर रहा है। लेकिन इस केस में बेटा, इस केस में चीज अलग हो जाएगी। जब मैंने बॉडी को सिर्फ थोड़ा सबमर्ज किया है, अब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, इस पर बॉडी का वेट लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन सेंटर ऑफ बायनेंसी अब ये नहीं है। अब सेंटर ऑफ बायनेंसी जितना पार्ट सबमर्ज है, जितना पार्ट सबमर्ज है बॉडी का, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां कहीं उसके बीच में सपोज ये होगा, इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में बायएंड फोर्स ये लगेगा। अब तुम्हें बात समझ में आई बेटा कि ये एक्चुअली हम ये बता रहे हैं कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बायएंड फोर्स, कि बायएंड फोर्स वास्तव में लगता कहाँ है, वो चीज तुमने यहाँ पे जानी। इसका बहुत ज्यादा यूज होगा कब, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में यही डिटरमाइन करेगा कि क्या बॉडी के साथ होगा। देखिए फ्लोट करेगी, सिंक करेगी, क्या होगा, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जानना बहुत जरूरी है, तभी आप बायएंड फोर्स को कंप्लीटली समझ पाते हो। ठीक है, ये चीज है, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। फिर देखिए आप ये जान गए कि किसी बॉडी को सबमर्ज करने पर उस पर दो पॉइंट पे सेंटर ऑफ बायनेंसी पर बायएंड फोर्स और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे बॉडी का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस तरीके से जब अप्लाई होता है तो आप ये समझे कि किसी भी बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो बॉडी का वेट लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक बायएंड फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो फिर से अब एक ही बॉडी पे दो फोर्सेस और वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर लग रहे हैं तो यहां से फिर दो बातें निकल के आएंगी। नंबर वन, अगर बॉडी का वेट बायएंड फोर्स से ज्यादा हो गया, ये फोर्स ज्यादा हो गया, बायएंड फोर्स कम है, तो डेफिनेटली बेटा बॉडी कहां जाएगी, बॉडी विल सिंक, बॉडी सिंक कर जाएगी। और अगर ये वेट बायएंड फोर्स से छोटा है, यानी बायएंड फोर्स बड़ा है, या फिर वेट और बायएंड फोर्स आपस में इक्वल हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ऐसे केस में बॉडी फ्लोट करेगी, फिर वो सिंक नहीं करती, फ्लोट करेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही बेटा? इस तरीके से ये दोनों फोर्सेस डिटरमाइन करेंगे कि बॉडी विल फ्लोट और बॉडी विल सिंक, ये चीज। ठीक है, फिर देखिए बेटा, अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात है, आपने बायएंड फोर्स को V रो G के फॉर्म में पढ़ा है। ठीक है, बॉडी पर बायएंड फोर्स लग रहा है V रो G, जहां पे V क्या है, V इस बॉडी का वॉल्यूम है, रो क्या है, रो इस लिक्विड की डेंसिटी है, और G तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ही। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं इस वॉल्यूम और डेंसिटी को अलग करके देखूं तो वॉल्यूम और डेंसिटी के प्रोडक्ट को ही हम बेटा कहते हैं मास, कहते हैं कि नहीं भाई? डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, मास पर वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ये डेंसिटी होती है। ठीक है, तो
तो हम मास को, वॉल्यूम को इधर ले आओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा डेंसिटी में, तो मास को हम वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कह सकते हैं। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी की जगह हमने मास रख लिया, ठीक है। फिर देखो ध्यान देना, हमने यहाँ पर डेंसिटी किसकी ली थी? डेंसिटी इस लिक्विड की ली थी। तो बेटा जब लिक्विड की डेंसिटी ली है तो यहाँ पे मास भी किसका आएगा? मास भी आएगा, मास ऑफ लिक्विड, लिक्विड का मास आएगा बेटा। और रहा सवाल वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम जरूर हमने बॉडी का लिया है, लेकिन जो बॉडी सबमर्ज किए हो पूरी तरीके से, उस बॉडी के वॉल्यूम को अगर तुम देखो तो वो बॉडी ने अपने वॉल्यूम के बराबर लिक्विड, ठीक अपने वॉल्यूम के बराबर लिक्विड डिस्प्लेस किया है कि नहीं किया है? जब कोई बॉडी आप किसी लिक्विड में डालते हो तो वो अपने वॉल्यूम के बराबर का लिक्विड हटा देती है, तभी तो जगह बनाएगी वहां पे। तो अगर हम यूं कहें कि जितना लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ठीक है, V डैश से इसको दिखा लेते हैं। और वॉल्यूम ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी V, वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड, तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे बेटा? क्योंकि जितना बॉडी का वॉल्यूम होगा उतना ही ना वो लिक्विड डिस्प्लेस करेगी। तो क्यों ना हम यहाँ पर V की जगह V डैश लिख लें, और फिर उसके बाद V डैश में जब हम डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई करेंगे तो मास ऑफ लिक्विड आ जाएगा। अब लिक्विड के मास में, कि लिक्विड जो मास, लिक्विड का मास में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये वास्तव में क्या है? वेट, mg को ही तो हम वेट कहते हैं। किसका? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, जिस लिक्विड को डिस्प्लेस कर दिया बॉडी ने उसका वेट। तो बायएंट फोर्स वास्तव में ये होता है क्या? बॉडी को जब आप सबमर्ज करोगे तो बॉडी ने अपने वॉल्यूम के बराबर का लिक्विड हटा दिया, उस डिस्प्लेस लिक्विड को हटाए गए लिक्विड के वेट के इक्वल ही होता है बायएंट फोर्स या अपथ्रस्ट, ठीक है। बात समझ में आई आपको? ये चीज है। हमने यहाँ पे V की जगह V डैश क्यों लिखा, ये बात समझ लो अच्छे से। वो जितना वॉल्यूम इमर्स करोगे उतना वो जगह बनाने के लिए वॉल्यूम हटाएगा लिक्विड का। तो मान लिया हमने उतना ही ठीक वॉल्यूम हटा के लिक्विड का मान लिया उसका वॉल्यूम V डैश, तो क्या उस बॉडी का वॉल्यूम और क्या उस लिक्विड जो कि डिस्प्लेस किया गया उसका वॉल्यूम आपस में इक्वल नहीं होगा? और जब इक्वल होगा तो हमने बायएंट फोर्स के फॉर्मूले में बॉडी के वॉल्यूम की जगह V डैश लिख लिया। V डैश मतलब जो लिक्विड हटाया गया था उसका वॉल्यूम। अब उस वॉल्यूम में जब हम लिक्विड की डेंसिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो मास आ जाएगा, किसका? लिक्विड का। और फिर मास में जब G मल्टीप्लाई करते हैं तो वेट आ जाता है, किसका? डिस्प्लेस्ड लिक्विड का। ये है बायएंट फोर्स की थ्योरी, ठीक है। समझ में आई आपको बात? आई होप कि आपको ये समझ में आया। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू वेरी मच।